हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरो भाग 2 का काव्य खंड का चैप्टर 3 जिसका नाम है कविता के बहाने। और इसी में एक और संकलित है बात सीधी थी पर, और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो आइए मैं कविता पढ़ाने के पहले, उसके व्याख्या करने के पहले कवि परिचय बताती हूँ। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1987 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुआ था, परिवेश, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों ये क्या है, काव्य संग्रह इनका। आत्मजयी क्या है, प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। और आज से पहले क्या इस पे इन्होंने समीक्षा की थी। और मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य चीज़ है। अब देखिए इनकी प्रमुख पुरस्कार इन्हें कौन कौन सा प्राप्त हुआ था। तो प्रमुख पुरस्कार इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इन्हें पुरस्कार मिला था। अब आइए यहाँ देखिए, जो कुंवर जी पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। किन किन की रचनाओं की बात हो रही है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह किसे ली गई है, इन दिनों संग्रह से ली गई है। कौन, कविता के बहाने ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते बच्चे। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के समय उसके परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चों के सपने असीम है। बच्चों के खेलने में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। किसमें, कविता में। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। अब कविता के लिए किसकी सीमा यहाँ होगी, भाषा की सीमा। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से। अब इसमें ये किसे लिया गया है, कोई दूसरा नहीं के संग्रह से संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर भाषा के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होते हैं। पेज तो आप लोग को मालूम ही है, जैसे कोई भी चीज़ के स्क्रू से हम जो कसते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है, उसमें पेच लगा रहता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, वो कस जाता है। अगर उसमें पेच ना हो, अगर उसमें खांचा ना हो तो क्या होगा, वो ढंग से नहीं कस पाएंगे। तो यही इस चीज़ के लिए यहाँ ये प्रयोग किया गया। अब तक जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना किससे सही होता है, सही शब्द से जुड़ना होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। क्या, कविता। आइए मैं कविता दोनों कविता का सार संक्षेप था, कविता के बहाने और बात
सीधी पर थी। ये दोनों के सार संक्षेप थे, यानी इसकी रूपरेखा क्या है, इसमें क्या बताए गए हैं। तो देखिए, अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ कविता के बहाने। तो कविता के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कवि कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से क्या होती है, भिन्न होती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है। जैसे कि एक डाल से दूसरी डाल पे उड़ के बैठ गई, तो उनकी क्या एक निश्चित सीमा है, वो बहुत देर तक या बहुत ऊंचे तक लगातार असीम नहीं उड़ सकती है। वही कवि कह रहा है कि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भाव की, विचारों की, अब कविता की उड़ान कैसे होती है, तो हमारे भावों के, विचारों की उड़ान होती है, जिसकी कोई सीमा और बंधनों से वह क्या होता है, मुक्त होता है, वह असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं, वह अनंत उड़ान होती है। किसकी, कविता की। इसी कारण कवि आगे क्या कहता है कि देखिए, कवि आगे क्या कहता है, बाहर भीतर, कवि कह रहा है बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसलिए अब इसी कारण कवि क्या आगे कहता है कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जाना और समझ सकी, या नहीं जान और समझ सकती। वास्तव में कविता में कवि ने असीम कल्पना के, यहाँ कविता के पंख लगाकर उड़ने के अर्थ यह है कि कविता में कवि ने असीम कल्पना के लगे पंख होते हैं। किसमें, कविता में क्या होते हैं, कल्पना के असीम पंख लगे होते हैं, असीम कल्पना के। ये पंख क्या है कविता के लिए, तो कविता के लिए पंख क्या है, कल्पना है। जो चिड़िया के पंख उड़ने के लिए है, वो कविता के पंख कल्पना के लिए प्रयोग किया गया। अतः कविता के पंखों की क्षमता चिड़िया के पंख से हम नहीं कर सकते, ये इसका अर्थ है। दूसरा काव्यांश यहाँ देखिए, अब कह रहे हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। देखिए, इसमें भी आया उसमें भी आया, ये सब अनुप्रास अलंकार है। जब काव्यांश का आप सौंदर्य जब वर्णन करेंगे तो इसमें एकदम अनुप्रास अलंकार और प्रश्न अलंकार दोनों एकदम क्लियर, एकदम उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आप लोग एकदम भली भांति समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी है बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब फिर कवि कहता है कि कविता का खिलना फूलों की खिलना की तरह ही है। क्यों, क्योंकि कविता जब लिख जाते हैं तो उसमें एक तरह की खुशबू होती है जो सदियों सदियों चिरस्थायी तक क्या होती है, बनी रहती है। देखिए, मैं अर्थ समझा रही हूँ। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कवि कहता है कि कविता का खिलना भी फूलों की खिलने की तरह ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में क्या है, सूक्ष्म अंतर है। यह है कि देखिए, फूल यह है कि फूल खिलने के बाद उसके जीवन के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, कोई फूल 2 दिन के बाद मुरझा जाते हैं, कोई 4 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद, कोई 2 महीने तक फूल बने रहते हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद, समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, मुरझा कर समाप्त हो जाते हैं। यानी उन्हें मुरझा जाने की क्या होती है, निश्चित अवधि और नियति होती है। जबकि कविता एक बार विकसित होकर हो जाए और जीवन पाकर अमर हो जाती है। यानी जब वो विकसित हो जाती है कविता, यानी सबको अपने भाव में आकर्षित कर लेती है, तो विकसित हो जाती है, तब क्या होती है, वो जीवन पाकर क्या हो जाती है, अमर हो जाती है, अमिट हो जाती है। इसी तरह कवि कहता है कि देखिए, कविता के खिलने का मर्म, अब देखिए, फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर मिट मुरझाए महकने को माने, फूल क्या जाने। अब फिर यहाँ देखिए, फिर करा कि बिन मुरझाए महकने के माने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक करने के बहाने बच्चा ही जाने। अब देखिए, यहाँ
फिर कविता क्या बिन मुरझाए महकने का फूल क्या जाने। फिर इसी तरह इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि इस तरह कवि कहता है कि कविता के खिलने का मर्म क्या है, फूल नहीं जानता है, फूल क्या जाने। अब यहाँ है ना, बिना मुरझाए महकने के माने, इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, यानी वो तो मुरझा के गिर जाता है, कौन, फूल। लेकिन अब कविता का मर्म, कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कवि स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता है, आकर्षण है, लेकिन वे कविता की समता नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कविता में अनंत जीवन है, और आनंद से, वह अनंत जीवन क्या होता है, आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर क्या, कविता मुरझाती नहीं है, वह अपितु क्या होती है, सदैव अपने नए अर्थ ग्रहण करके जीवित बनी रहती है। तो वही कह रहा है कि फूल क्या जाने। इसमें देखिए इतना अर्थ आप लिख सकते हैं, निहित हो सकता है। फिर आइए यहाँ, कविता एक खेल है। देखिए, एक फूल का किया है, दूसरा किसका किया है, उड़ने का, चिड़ियों का पंख का, दूसरा फूल के खिलने का। अब तीसरा देखिए, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ फिर कवि कहता है कि कविता भी बच्चों की तरह क्या है, खेल है, खेल ही होती है। कविता भाव, विचारों और किसकी खेल होती है, शब्दों की खेल होती है। कविता में भाव की, विचारों की और शब्दों की खेल होती है। जिस प्रकार बच्चे के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। जब खेलते हैं तो उनके अंदर सारे भेद क्या होते हैं, मिट जाते हैं। वह इस घर उस घर, किसी घर में कोई भेद नहीं करते हैं, वही करते हैं। जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा, कोई स्थान नहीं होता, उनकी खेल के विधि सारे निषेधों से, यानी मना करने पे भी, अगर माता पिता मना करते हो उस घर में ना जाओ, इस घर में ना जाओ, तो फिर भी क्या, वो खेल के सभी विधि निषेधों से, या कोई भी विधि निषेध बना हो तो सभी विधि निषेधों से परे होते हैं। वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं हैं, उमंग है, उत्साह है और क्षमताएं हैं। किसमें, बच्चों में। वैसे ही कविता में भी होती है। कैसे, जैसे बच्चों की खेल में होती है, बच्चों के बढ़ने में होती है, बच्चों के उमंग में होती है, बच्चों के उत्साह में होती है, उनके विकास की असीम संभावनाएं में होती है, उसी तरह कविता में भी होती है। उसी प्रकार कविता में भी क्या होती है, व्यापक संभावनाएं होती हैं, और उसमें भी रचनात्मक क्या होता है, ऊर्जा होता है। जब आप लोग देखते हैं कि बच्चे खेलते हैं तो उनके पास नई ऊर्जा आ जाती है, वो कभी थकते नहीं हैं, और वे सभी बंधनों के वेदों से ऊपर उठकर सबको एक कर देने का मायने ही क्या, बच्चे जानते हैं। उन्हीं की तरह कविता भी जानती है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये में भेद नहीं करते, उन्हें सभी घर अपने ही घर प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता का स्तर भी सारा संसार, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। उसी प्रकार कवि के लिए कविता का स्तर भी सारा संसार अपना है, आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता के द्वारा क्या है, सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। तभी इसमें क्या समानता किया गया है, किसका, बच्चे की खेल की और कविता की, दोनों का क्या किया गया, समानता यहाँ किया गया। दोनों के माध्यमों से बच्चों के मनोभावों को और कविता के भाव का क्या हुआ है, समानता प्रकट हुआ है इस काव्यांश में। ठीक है ना। ये कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने। एक काव्यांश 3 हो सकता है, और वो काव्यांश 2 और काव्यांश पहला। अब दैट्स ऑल, मैं यहाँ अब ख़त्म कर रही हूँ पार्ट 1 क्या, कविता के बहाने। फिर मिलती हूँ, बात सीधी आई थी पर पार्ट 2 के साथ। तब तक आप लोग इसे पढ़ेंगे, अच्छे से इसके अर्थ को समझेंगे। दैट्स ऑल।